गुड मॉर्निंग बच्चों, प्रचंड प्रयास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे जैसे कि भूगोल में पृथ्वी की गतियां चैप्टर, ठीक है। पृथ्वी की गतियां में हम लोगों ने पढ़ लिया था परिभ्रमण के बारे में, परिक्रमण के बारे में, और मैंने ये भी आपको बता दिया था कि ये कैसे कैसे होती हैं। जैसे कि परिक्रमण जो है वो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना कहलाता है, जबकि परिभ्रमण जो है वो जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है या जो अपने अक्ष पर घूमती रहती है उसे हम परिभ्रमण कहते हैं, ठीक। फिर उसके आगे मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई थी कि कब सूर्य सीधी रेखा में अपनी प्रकाश कहाँ कहाँ पर डालता है या कहाँ पर पृथ्वी पर सीधी रेखा में प्रकाश पड़ता है, तो कब पड़ता है ये मैंने कर्क रेखा वाला आपको कल बताया था। यानी कर्क रेखा कहाँ पर होती है ये मैंने आपको कल भी बताया था कि कहाँ पर कर्क रेखा है, कहाँ पर मकर रेखा है। अब तक आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। ये आपकी भूमध्य रेखा है, ये आपकी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पर, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तर, ठीक, उत्तर में कर्क रेखा है। और ये आपकी मकर रेखा है, ये आपकी मकर रेखा है दक्षिण में, ठीक। और ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक। तो कल मैंने एक बात आपको बताई थी कि कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरण एक स्पेशल डेट है जो कि है 21 जून। क्या है? 21 जून। 21 जून को पृथ्वी की स्थिति इस प्रकार से होती है कुछ कि सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं कर्क रेखा पर। कहां पड़ती हैं? कर्क रेखा पर। कर्क रेखा के बारे में एक बात और भी बताई थी मैंने कि ये भारत से होकर भी गुजरती है, ठीक। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो जो ये 21 जून को सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट कर्क रेखा पर पड़ता है, यह घटना क्या कहलाती है? उत्तरी अयनांत। क्या कहलाती है? उत्तरी अयनांत। अब ये उत्तरी अयनांत क्यों है? उत्तरी अयनांत इसलिए है क्योंकि कर्क रेखा जो है वो उत्तर में है। कहां पर है? उत्तर में। उत्तर में होने की वजह से ये है उत्तरी अयनांत, ठीक। अब ये हो गया 21 जून को उत्तरी अयनांत। इसी प्रकार से हम आते हैं दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर। तो कभी एक ऐसा टाइम भी आता है कि जब ये पृथ्वी की स्थिति इस प्रकार होती है कि सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ रही होती हैं। ये घटना कब होती है? ये घटना होती है 22 दिसंबर को। यानी उस समय जब यहां कर्क रेखा पर यानी उत्तरी गोलार्ध में गर्मी हो रही होगी। गर्मी किस लिए होगी? क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही हैं। तो सूर्य की सीधी किरणें पड़ने का सीधा सीधा मतलब ये है, पिछली क्लास में आपको बताया गया कि ऊष्मा ज्यादा आ रही है, ठीक। ऊष्मा ज्यादा होने की वजह से उत्तरी गोलार्ध में गर्मी हो रही है और उस समय दक्षिणी गोलार्ध में ठंड पड़ रही होगी, यानी शीत ऋतु चल रही होगी। इसी प्रकार से जब सीधी किरण सूर्य की मकर रेखा यानी उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है या मकर रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती है, उस समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु या ठंड हो रही होती है, ठीक। तो अब जैसे एक इसकी डेट मैंने बताई उत्तरी अयनांत की, जिसमें सीधी कर्क रेखा पर प्रकाश की किरण पड़ रही थी। इसी प्रकार से जब मकर रेखा पर सीधी प्रकाश की किरण सूर्य की पड़ती है तो ये डेट होती है 22 दिसंबर, ठीक। 22 दिसंबर, ठीक है। 22 दिसंबर को क्या होती है? मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरण, ठीक है। अब इसको बोलते क्या है? जैसे इस घटना को उत्तरी अयनांत बोल रहे थे या उत्तर अयनांत बोल रहे थे, तो इस घटना को बोलते हैं दक्षिण अयनांत। क्या बोलते हैं? दक्षिण अयनांत, ठीक, दक्षिण अयनांत। अब इसको दक्षिण अयनांत क्यों बोलते हैं फिर बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मकर रेखा जो आपकी है वो दक्षिणी गोलार्ध में होती है, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में होती है। अब ये बात हो गई मकर रेखा और कर्क रेखा की। अब आते हैं हम भूमध्य रेखा पर। तो जो सूर्य की सीधी किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर साल में 2 बार पड़ती हैं, ठीक है, साल में 2 बार पड़ती हैं। और जब
ये घटना होती है कि भूमध्य रेखा पर साल में 2 बार सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, तो उस दिन दिन और रात बराबर होते हैं, यानी दिन भी 12 घंटे, रात भी 12 घंटे, इन दोनों डेट्स पर। ठीक है, तो ये दोनों डेट्स क्या है? एक पहली बात, एक पड़ता है शरद ऋतु में, एक पड़ता है वसंत ऋतु में। एक तो एक को बोलते हैं शरद विषुव। जो ये घटना है ना, सूर्य की सीधी किरण का विषुवत रेखा पर पड़ना या भूमध्य रेखा पर पड़ना, यह कहलाता है विषुव। क्या कहलाता है? विषुव। तो एक डेट है वसंत विषुव। वसंत विषुव मतलब वसंत ऋतु में जब ये घटना हो रही है। तो ये डेट है, मैं यहां पे क्लियर लिख देती हूं, 23 सितंबर। ठीक, 23 सितंबर। ठीक, तो वसंत विषुव कब होता है? 23 सितंबर को। ठीक, इसी प्रकार से ये है शरत ऋतु। शरत ऋतु में जो होता है उसे कहते हैं शरत विषुव। शरत विषुव कब होता है? शरत विषुव होता है 21 मार्च। ठीक, 21 मार्च को। ठीक, तो अब आपको ये चीज क्लियर है कि विषुव क्या है, अयनांत क्या है। विषुव क्या है? जबकि सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ रही हैं, यह घटना विषुव कहलाती है। जबकि अयनांत, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा या मकर रेखा पर सीधी पड़ रही होती हैं, तो ये अयनांत होते हैं। ठीक, इस घटना को अयनांत कहते हैं। जब ये कर्क रेखा पर पड़ेगी तो उत्तरी अयनांत, मकर रेखा पर पड़ेगी दक्षिणी अयनांत। ठीक, क्लियर है? ओके, चलिए अब देखिए, जो मैंने आपको पीछे समझाया वही यहां पर लिखा हुआ है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, मतलब सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं। ठीक, सूर्य का दक्षिणायन या मकर संक्रांति होती है। जब मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, यानी जब दक्षिणी अयनांत होता है। ठीक, दक्षिणी अयनांत की घटना होती है, उसी को दक्षिणायन भी कहते हैं और उसी को मकर संक्रांति भी कहते हैं। ठीक, एक मकर संक्रांति वो जो आपकी होती है जनवरी में, वो अलग है, ये अलग है। ठीक, इस घटना को दक्षिणायन या मकर संक्रांति या दक्षिण अयनांत भी कहते हैं। ठीक, 3 चीजें कहते हैं जब सूर्य की सीधी किरण मकर रेखा पर पड़ती है। ऐसे आपको मैंने पीछे ग्रीष्म संक्रांति भी बताई थी, 21 जून। ठीक, जब कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ रही थी। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। ठीक, वही बात है। और इस दिन और रात बराबर यानी 12-12 घंटे के होते हैं। ठीक, इसको विषुव कहते हैं, इस घटना को विषुव कहते हैं। ठीक है, 21 मार्च को वसंत विषुव, 23 सितंबर को शरद विषुव। क्लियर? नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट करिए। क्लियर? चलिए अब आते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध पर। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो अक्षांशों से, जब हमने पढ़ा था अक्षांश और देशांतर वाला चैप्टर, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है, ठीक, उन्हें हम कटिबंध कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम कटिबंध कहते हैं। ठीक, और कटिबंध से हम क्या पता लगाते हैं? जलवायु के बारे में। ठीक, जलवायु के बारे में तो मैंने क्या बताया था, जो विषुवत रेखा के आसपास के कटिबंध है वहां पर उष्ण कटिबंध है। उष्ण कटिबंध का मतलब वहां पर सूर्य की ज्यादा रोशनी पहुंचती है। ठीक, सूर्य की ज्यादा ऊष्मा और ऊर्जा पहुंचती है, तो यहां पर ताप और वर्षा ज्यादा होती है। ठीक है, एक सेकेंड, ये जो आपका ये क्षेत्र है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच, यानी विषुवत रेखा का आसपास का क्षेत्र, ठीक, ये आता है आपके उष्ण कटिबंध में। ठीक, इसके बारे में देखिए हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि हमारे 3 कटिबंध होते हैं। एक उष्ण कटिबंध, ठीक, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा शीत कटिबंध। अब इनके
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो उष्णकटिबंधीय कहां से कहां तक है? ये है आपका 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण। ठीक, अब इसकी खासियत क्या है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की खासियत यह है कि यहां पर ताप एवं वर्षा बाकी के क्षेत्र से या उसकी अपेक्षा में अधिक होती है। ठीक है, अधिक होती है, समझ गए? फिर उसके बाद आता है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये आपका है 66.5 डिग्री उत्तर। ठीक, ये नीचे है 23.5 डिग्री उत्तर। ठीक, तो अब ये 23.5 डिग्री उत्तर यानी कर्क रेखा से 66.5 डिग्री उत्तर यानी आर्कटिक वृत्त तक का जो क्षेत्र है ये आपका आएगा उत्तर शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में। मतलब अब उत्तर दक्षिण, जैसे ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वो शीत कटिबंधीय क्षेत्र है, ये ऊपर भी है नीचे भी है, तो इनको उत्तर और दक्षिण में दो तरीके से बांट के पढ़ा गया है। ठीक है, जबकि ये है सेम, जैसे ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है जो कि 23.5 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री उत्तर तक है, और जो 23.5 डिग्री दक्षिण से 66.5 डिग्री दक्षिण तक है ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक, तो अब जो ऊपर का है उसको उत्तर कहेंगे। ठीक है, उसको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे, और जो नीचे का है उसे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, तो मैं इसको लिख देती हूँ, आप यहाँ पर नहीं लिखा है, अपने चित्र में ये पहली बात तो आप ये चित्र ऐसे ही बनाएंगे। ठीक, और उस चित्र में जो जो चीजें मैं अलग से मेंशन कर रही हूँ वो आप कर लीजिए। ठीक, तो ये आपका 23.5 उत्तर से 66.5 उत्तर, ये आपका होगा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक, इसी प्रकार से यहां पर आप दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये आप लोग लिख लेंगे। ठीक, अब इसके बाद तीसरा आता है शीत कटिबंधीय। अच्छा, अब इसमें क्या है? शीत उष्ण, मतलब देखो यहाँ पे शीत भी है और उष्ण भी है, दोनों को मिलाया गया। देखो शीतोष्ण बना कैसे, देखो शीत प्लस उष्ण, ये आपका बन गया ना, ये आपका बन गया ना शीतोष्ण। जुड़ने के बाद संधि तो पड़ी होगी, है ना? तो यही चीज है कि इसमें दोनों के गुण हैं, यानी ये दोनों के बीच में है। ठीक, ये उष्ण और शीत के बीच में है, तो इसमें शीत कटिबंध से कम ताप और वर्षा होती है, जबकि उष्ण कटिबंध से अधिक ताप और अधिक वर्षा होती है। ठीक, जहां पर तापमान अधिक होगा वहीं पे बारिश ज्यादा होगी, जहां पे सूर्य का प्रकाश ज्यादा पहुंचेगा वहीं पर बारिश ज्यादा होगी। ठीक, तो ये पड़ता है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब आता है शीत कटिबंधीय क्षेत्र। शीत कटिबंधीय क्षेत्र ये है आपका जो हमने पढ़ा था ध्रुवों का क्षेत्र। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव का क्षेत्र है ये उत्तरी ध्रुव। ठीक, ये आपका आर्कटिक वृत्त जो पड़ता है आपका उत्तरी ध्रुव पर, ये है आपका अंटार्कटिक वृत्त या और ये पड़ता है दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, तो जो आपका आर्कटिक वृत्त है और अंटार्कटिक वृत्त है, इसके बारे में एक चीज हम लोगों ने पढ़ी थी कि जो ध्रुवों पर दिन और रात 6-6 महीने के होते हैं। ठीक है, पढ़ी थी। दूसरी चीज एक ये भी है कि मैंने आपको ये भी बताई थी कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश बहुत ही कम मात्रा में पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वजह से बर्फ रहती है, ध्रुवों पर बर्फ होती है, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। ठीक, तो अब ये है शीत कटिबंधीय 66.5 डिग्री। एक सेकेंड मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पे आपको ऊपर लिख देती हूँ, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये 90 डिग्री उत्तर। ठीक है, ये 66.5 डिग्री उत्तर, इधर फिर से लिख देती हूँ
66.5 डिग्री उत्तर। ठीक, तो ये इसके बीच का जो क्षेत्र है वो आता है शीत कटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक, अब जो उत्तर का होगा वो उत्तरी शीत कटिबंधीय कहलाएगा, यानी जो आपका आर्कटिक वृत्त है वो उत्तरी शीत कटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा, बल्कि जो आपका अंटार्कटिक वृत्त है ये आता है आपका दक्षिणी शीत कटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक, अब जैसे कि यहाँ पे मैंने उत्तर का लिख दिया आपके आर्कटिक वृत्त का, और ये अंटार्कटिक का मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, अंटार्कटिक। ठीक, यहां पर आप अपने आप लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर नीचे लिखूंगी तो दिखाई नहीं देगा। ये 66.5 डिग्री दक्षिण से 90 डिग्री दक्षिण। ठीक, क्लियर? ये आपका है दक्षिणी शीत कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक, चलिए ये चित्र बना लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? चलिए, अब पहली बात तो पूरा चैप्टर लगभग क्या खत्म हो गया है। आते हैं अब आपके प्रश्न उत्तर। ठीक, तो चैप्टर के बारे में एक बार छोटी थोड़ी बात कर लेते हैं ना, थोड़ा कि आपका एक छोटा सा क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक, तो सबसे पहले हमने कहाँ से शुरू किया था? ये शुरू किया था हमने पृथ्वी की गतियों से। गतियां मतलब पृथ्वी की दो गतियां हैं, परिभ्रमण एवं परिक्रमण। उसमें परिक्रमण क्या था, परिभ्रमण क्या था? परिक्रमण, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में गति कर रही होती है तो वो उसकी जो गति होती है वो होती है परिक्रमण गति। जबकि जो परिभ्रमण गति है वो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर खुद ही घूम रही होती है, अपने अक्ष पर घूम रही होती है, इस गति को, या घूर्णन कर रही होती है, इस गति को परिभ्रमण गति कहते हैं। ठीक, पृथ्वी अपनी परिभ्रमण गति 24 घंटे में पूरी करती है, जबकि पृथ्वी अपनी परिक्रमण गति 365 दिन एवं 6 घंटे में पूरी करती है। फिर उसके बाद हमने अधिवर्ष यानी लीप ईयर के बारे में पढ़ा था। लीप ईयर क्या होता है? जो ये 6 घंटे परिक्रमण गति में, परिक्रमण काल में जो ये 6 घंटे 365 दिन के बाद बच जाते हैं। ठीक है, यही 6 घंटे 4 साल काउंट करने के बाद, 6 को आप 4 से गुणा करके देखिए, 6 चौके 24। ठीक है, ये पूरे 24 घंटे हो जाते हैं। 4 साल बाद ये 24 घंटे हो जाते हैं, यानी एक दिन। तो एक दिन हर चौथे साल में ऐड कर दिया जाता है। वो जुड़ता कहाँ है? वो जुड़ता है फरवरी में। ठीक, फरवरी इसी वजह से 4 साल में एक बार 29 दिन की होती है। ठीक, और जिस साल ये होता है उस साल 366 दिन होते हैं, पूरे 66 दिन पूरे एक साल में होते हैं। कितने? 366, 366। ठीक है, 366 दिन, और इस साल को अधिवर्ष या लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात की थी अयनांतों के बारे में। ठीक है, और ये भी बताया था मैंने कि जो दिन और रात ध्रुवों पर, कि वहां पर 6 महीने दिन 6 महीने रात चलती है। ठीक है, फिर उसके बाद अयनांतों के बारे में बताया कि कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरण पड़ती है 21 जून, यानी इस घटना को उत्तरी अयनांत कहते हैं। ठीक है, उत्तर अयनांत कहते हैं या उत्तरायण भी कहते हैं। इस घटना को उत्तरायण भी कहते हैं। इस घटना को ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। ठीक है, इसके 3 नाम है। इसी प्रकार से जब मकर रेखा पर पड़ती है सीधी किरण, वो पड़ती है 22 दिसंबर को, इसको हम दक्षिणायन, ठीक, या मकर संक्रांति या दक्षिण अयनांत भी कहते हैं। ठीक है, एक बार मैं वहीं पे कर लेती हूं, आप लोगों को दिखता भी रहेगा। ठीक है, ये जैसे कि दिख रहा है, दक्षिणी अयनांत भी कहते हैं। इसके बाद विषुव की घटना आती है। विषुव की घटना साल में 2 बार होती है, एक 21 मार्च, दूसरा 23 सितंबर। ठीक, तो इन दोनों दिन क्या होता है? इन दोनों दिन ये होता है कि सूर्य की सीधी किरण भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा पर पड़ती है। इस घटना को विषुव कहते हैं। विषुव के दिन और रात
बराबर होते हैं, मतलब 12-12 घंटे, दिन भी 12 घंटे, रात भी 12 घंटे। इनकी डेट्स क्या है? 23 सितंबर, 21 मार्च। ठीक, चलिए फिर इसके बाद कटिबंध के बारे में। कटिबंध कितने हैं? 3 कटिबंध है आपके, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध एवं शीत कटिबंध। ठीक है, कहां से कहां तक, कितने डिग्री से कितने डिग्री तक है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चंस। पृथ्वी के परिक्रमण एवं परिभ्रमण में अंतर बताइए। परिभ्रमण और परिक्रमण में मेन अंतर क्या है? देखो, परिक्रमण जब पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही, मेन यही अंतर है। ठीक, और परिभ्रमण यानी जो घूर्णन है वो सूर्य पृथ्वी अपने अक्ष पर या अपनी धुरी पर घूम रही है, ये वो 24 घंटे में करती है, यानी परिभ्रमण। और परिक्रमण 365 दिन 6 घंटे। ठीक, क्लियर? अंतर क्लियर हो गया? ठीक। उत्तर और दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। अब उत्तर अयनांत में कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरण पड़ रही होती है। ठीक है, ये होती है 21 जून को। ठीक, उत्तर अयनांत ये है। दक्षिणी अयनांत में मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरण पड़ रही होती है। ठीक है, वहां पर ग्रीष्म ऋतु हो रही होती है, और जब यहां पर 21 जून को कर्क रेखा पर पड़ती है तो यहां ग्रीष्म ऋतु हो रही होती है। जहां पर सूर्य की सीधी किरणें होती वहां ग्रीष्म ऋतु, उसके विपरीत शीत ऋतु। ठीक, तो दक्षिणी अयनांत जब मकर रेखा पर सीधी प्रकाश किरण पड़ रही है, दैट मीन्स 22 सितंबर को ये घटना होती है। ठीक, फिर उसके बाद प्रदीप्त व्रत। प्रदीप्त व्रत के बारे में मैंने कल आपको बताया था। प्रदीप्त व्रत क्या है? अब देखिए, प्रदीप्त व्रत है जो, मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी गोल है क्योंकि, ठीक है, अब एक तरफ से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ रहा है तो आधे भाग पर नहीं पड़ रहा होता। जैसे मान लो अगर इस कमरे में एक भी लाइट नहीं है और मेरा हाथ ऐसे है, मान लो गोल, ऐसे कुछ भी गोल कोई भी चीज है, और एक लाइट सिर्फ कैमरे की तरफ यानी इधर है और उसका प्रकाश मेरे हाथ पे पड़ रहा, लेकिन इधर तो पड़ेगा, वो प्रकाश मेरे हाथ के इस तरफ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये गोल है। ठीक है, तो सेम ये चीज होती है पृथ्वी के साथ। तो आधी पृथ्वी पर प्रकाश होता है यानी दिन होता है, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा होता, आधी पृथ्वी पर रात हो रही होती है। ठीक है, जहां पृथ्वी का प्रकाश नहीं पहुंच रहा होता। अब जहां से, जिस जगह से, जिस क्षेत्र से ये विभाजन हो रहा होता है, ठीक है, वहां पर एक वृत्त बनना होता है ना। एक तो लाइन बन रही होगी ना, जहां से ये पूरा ऐसे विभाजित हो रहा है कि आधे में धूप है, आधे में मतलब आधे में प्रकाश है या दिन है, आधे में रात है। तो वो जो विभाजन वाला वृत्त होता है वही आपका कहलाता है प्रदीप्त वृत्त। क्लियर? पृथ्वी के घूर्णन गति के प्रभाव का विवरण दीजिए। घूर्णन गति से क्या होता है? घूर्णन गति से दिन या रात। एक सेकंड बच्चों, पानी पी लेती हूँ थोड़ा। घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर क्या होता है? घूर्णन गति का पृथ्वी पर, हम पर क्या प्रभाव पड़ता है? घूर्णन गति का सिर्फ एक प्रभाव मेन है सबसे ज्यादा, जो कि पृथ्वी पर दिन और रात की घटना। ठीक है, अच्छा, दिन और रात की घटना होगी कैसे? जैसे मान लो ये मान लो एक अक्ष है, इस पे कोई, ये मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये ऐसे पृथ्वी है, ठीक है। अब इधर से प्रकाश पड़ रहा है तो सूर्य तो अपनी जगह पर स्थिर है, मान लो, ठीक है, स्थिर नहीं है लेकिन फिर भी अभी मान लो तुम कि स्थिर है, यहां पर सूर्य स्थिर है, ठीक, और ये अपने अक्ष पर ऐसे घूम रही है, ऐसे घूमती 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 फिर इधर से घूम के इधर को आ गई। तो जब सूर्य इस तरफ है तो जो पार्ट यहां पर होगा उस पर प्रकाश पड़ेगा, दिन हो जाए, दिन रहेगा। ये घूमकर 24 घंटे में बिल्कुल उल्टा ऐसे हो जाएगी, इधर आके इधर आ जाएगी, तो पूरा घूम के वहीं पर आ जाएगी। लेकिन 12 घंटे में जब स्थिति होगी तो ये अपने विपरीत स्थिति में होगी। जैसे यहां से शुरू किया तो वो इधर आ जाएगी, ठीक, क्योंकि 24 घंटे में एक परिक्रमा, एक घूर्णन पूरा होगा। तो जब यहां पर होगी तो रात हो जाएगी। तो इस वजह से जो ये इसकी घूर्णन गति है, इससे पृथ्वी पर दिन और रात की घटना होती है,
ठीक है। फिर पृथ्वी के ताप कटिबंधों का वर्णन कीजिए। पृथ्वी के प्रमुखता 3 ताप कटिबंध हैं। नंबर 1 उष्ण कटिबंध, नंबर 3 शीतोष्ण कटिबंध, नंबर 2 शीतोष्ण कटिबंध, नंबर 3 शीत कटिबंध। ठीक है। अब उष्ण कटिबंध की कहां से कहां तक है? 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच। अब इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि वहां पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा पहुंचता है या सीधा रहता है, वहां पे सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। ठीक है। सीधी मतलब बिल्कुल सीधी नहीं, लेकिन फिर भी बाकी की अपेक्षा वहां पर सूर्य का प्रकाश, ऊर्जा या ऊष्मा ज्यादा रहती है। ठीक। उसके बाद आपका शीतोष्ण कटिबंध, जहां पर 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ एवं 23.5 डिग्री साउथ यानी दक्षिण से 66.5 डिग्री दक्षिण, ये दोनों आपके शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं। ठीक। इनको आप बांटकर भी दक्षिण शीतोष्ण कटिबंधीय और उत्तर शीतोष्ण कटिबंधीय में भी लिख सकते हैं, और आप एक तरीके से एक पास भी लिख सकते हैं। ठीक है। ये सब मैंने आपको पीछे बता दिया है, तो आप ये क्वेश्चन आंसर खुद से लिख लेंगे। ठीक। ऐसे ही आपका शीत कटिबंध हो जाएगा 66.5 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ, यानी 66.5 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री उत्तर एवं 66.5 डिग्री दक्षिण से 90 डिग्री दक्षिण। क्लियर? चलिए, ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अभी ये पूरा चैप्टर, इसके क्वेश्चन आंसर्स सब कुछ कंप्लीट हो गए। ठीक है। मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट कई बार रिपीट करके बता दिया है। अब आपका काम यह है कि पहली बात तो आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, जो आपने नोट्स बनाए हैं। पहली बात तो जितना मैंने लिखाया है आप खुद अपनी कॉपी पे लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद उसको पढ़ेंगे। अब मैंने क्वेश्चन आंसर करा दिए, लेकिन आपकी बुक में नीचे कुछ एक्सरसाइज भी होंगी, है ना। रिक्त स्थान भरो, सही मिलान करो। तो मैंने आपको इतना समझा दिया है, इतना कॉपी में लिखा दिया है कि वो आप स्वयं कर सकते हैं। ठीक है। वो आप स्वयं करेंगे। लेकिन मान लीजिए आपसे कुछ नहीं हो पाता या आपको पूरी क्लास में कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं उसका आंसर करूंगी। या फिर आप अपने एप्लीकेशन में डाउटनेट जो आपका विंडो है वहां पर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, वहां से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। दूसरा आपके पास एक और ऑप्शन है कि आपके पास फोन नंबर है, आप कॉल करके पूछ सकते हैं, है ना। तो अब पढ़ाई करते रहिए। ठीक है। ये नहीं है कि आगे का पढ़ लिया पीछे का छोड़ दिया, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। पढ़ते रहना। नहीं तो अगर आप पीछे का रिवाइज नहीं करेंगे, जैसे आप देखेंगे जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाती हूँ, मैं पीछे से फिर से पढ़ाती हूँ। जैसे मैंने इतना पढ़ा, जैसे मान लीजिए आधा चैप्टर पढ़ाया, जब मैं नेक्स्ट डे आती हूँ आपको फिर से पुराना रिवाइज कराती हूँ। इसलिए कराती हूँ ताकि आपको रिमाइंड होता रहे, आप बार बार पढ़ेंगे आपको याद होगा। तो अब इतना मेरा काम था, इसके बाद आप कॉपी पे लिखेंगे, आप पढ़ेंगे। ठीक है। ओके। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।